और खुसूसन हमारे मोमिन जमात के लिए कि आज मालेगांव से करीब 45 किलोमीटर पे हमारा धुलिया शहर है। इस शहर में आज पहली मर्तबा हमारे ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर आली जनाब एडवोकेट फिरोज अंसारी साहब तशरीफ लाए हैं। कल मालेगांव में उनका बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ। माशाअल्लाह वो प्रोग्राम बहुत ज़्यादा कामयाब रहा। मालेगांव आने के बाद हमारे दोस्त जिनके हमारा 20 साल से गिरना ताल्लुकात हैं, हमारे परवेज भाई अंसारी साहब जो बम्बई के रहने वाले हैं, उनसे मेरा दोस्ताना रहा और वो महाराष्ट्र मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने कहा कि शकील भाई हम मालेगांव आ रहे थे, धुलिया में भी एक मखसूस मीटिंग आप रख दो। तो आज इसीलिए एक बहुत ही मुख्तसर नोटिस पर यहाँ मोमिन कॉन्फ्रेंस मोमिन बिरादरी के लोग इकट्ठा हुए हैं फिरोज भाई के इस्तकबाल के लिए। आज बम्बई के हमारे उनके साथ जो मेहमान आए हुए हैं, हमारे हमनाम शकील अहमद साहब जो बम्बई के हैं, मदनपुरा में रहते हैं, डॉक्टर रघुनाथ जी जो बम्बई के हैं, फिरोज अंसारी साहब, मुसीर अंसारी साहब और हमारे मोहम्मद उमर लाकड़ा वाला, और ख़ास तौर से आज हमारे दरमियान महाराष्ट्र का उर्दू रोजनामा अखबार जो है हिंदुस्तान, उसके मुदीर जनाब सरफराज भाई साहब, मालेगांव की शख्सियत जनाब अशफाक भाई साहब, और इसी तरह हमारे मालेगांव की दूसरी मशहूर शख्सियत इम्तियाज भाई साहब, और हमारे दरमियान अभी अभी जिनका धुलिया शहर महानगर इंदिरा कांग्रेस के सदर के बतौर तकर्रुर हुआ है, हमारे अनिल भामरे साहब, हमारे महाराष्ट्र हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के अभी अभी जिनको डायरेक्टर बनाया गया है शरद पवार की ईमा पर जनाब ए बी पाटिल साहब, हमारे दरमियान जिन्हें अभी महाराष्ट्र भटकिया विमुक्त जाति जमाती कांग्रेस का जो फ्रंट है उसके कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया जनाब रमेश श्रीखंडे साहब। इन तीनों हजरात का जनाब फिरोज भाई के हाथों इस्तकबाल किया जाएगा और माले साहब भी हमारे दरमियान मौजूद है। मैं आए हुए तमाम मेहमानों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। इसी तरह हमारे धुलिया से निकलने वाले मराठी रोजनामा अखबार के एडिटर जनाब सुनील पाटिल साहब भी मौजूद हैं। इन तमाम हजरात का मैं इस्तकबाल करता हूँ। हमारे दरमियान धुलिया की मशहूर शख्सियत इखलाक हाजी, सवाल अंसारी, अफान हाजी, जाहिद भाई, खलील अंसारी, प्रोफेसर खलील अंसारी, मौलाना फारूक चिश्ती, सुलेमान सरदार और ऐसे शकील अहमद अरजंग यादव, ये तमाम मुअज़्ज़िज़ हजरात आज मुख्तसर सी नोटिस पर यहाँ जमा हुए हैं। ये सब मोमिन बिरादरी के क्रीम लोग जमा है फिरोज भाई। अभी यहाँ जिस तरह मालेगांव में एटीटी हाई स्कूल में पहले एक मखसूस मीटिंग हुई थी और उसके बाद ये तय किया गया था कि मोमिन बिरादरी का बहुत जबरदस्त कॉन्फ्रेंस ली जाएगी, तो कल हुई। ऐसे ही आज मखसूस मीटिंग है। इसके बाद इंशाअल्लाह हम तारीख तय करेंगे, बड़ी कॉन्फ्रेंस लेंगे और उसमें आपको मदऊ करेंगे। मैं आए हुए तमाम मेहमानों का इस्तकबाल करता हूँ और इस तकरीब इस्तकबालिया और मोमिन बिरादरी की इस बैठक का शुरुआत हमारे धुलिया की मशहूर मारूफ शख्सियत मौलाना शकील अहमद कासमी साहब की तिलावत कलाम पाक से होगा। मैं आवाज देता हूँ मौलाना शकील अहमद कासमी साहब को कि वो माइक पर आए और तिलावत कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तिलावत कलाम पाक के बाद हमारे धुलिया की मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब सरफराज अशरफी साहब ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पाक का नजराना पेश करेंगे। मैं उनको दावत देता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और नात पाक से हमको नवाजें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज तमाम मेहमानान, जैसा कि शकील भाई साहब ने
मेरे नाम का ऐलान किया। चला मदीना जाऊं या हो, चला मदीना जाऊं या, चला मदीना जाऊं या हो, चला मदीना जाऊं या। सर्व जगी जय महान आहे, सर्व जगी जय महान आहे, मक्का मदीना पाहूया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया। त्यांच्या समना कोणी जाहला आणि ना होणार कोणी, त्यांच्या समना कोणी जाहला आणि ना होणार कोणी। पर्वपकारी मानवतेचे, पर्वपकारी मानवतेचे चरित्र ग्यांचच घेऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया। सर्व जगी जे महान आहे, सर्व जगी जे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया। अधीनच्या हुकमाचे पाषाण वृक्ष आणि पक्षी पशु, अधीन त्यांच्या हुकमाचे पाषाण वृक्ष आणि पक्षी पशु, त्यांच्याकरिता सूर्य परतला, त्यांच्याकरिता सूर्य परतला, चंद्र दुबंगला पाहूया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया। सर्व जगी जे महान आहे, सर्व जगी जे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया। नील गगन आकाशापेक्षा महान आहे तेच नगर, नील गगन आकाशापेक्षा महान आहे तेच नगर। स्वर्गापेक्षा सुंदर आहे, स्वर्गापेक्षा सुंदर आहे, चला मदीना पाहूया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया। पीर पैगंबर आमच्या करिता अवतरले हो या लोकी, पीर पैगंबर आमच्या करिता अवतरले हो या लोकी। स्वर्ग आमचे नशीब होईल, स्वर्ग आमचे नशीब होईल, मार्गी त्यांच्या जाऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया। सर्व जगी जे महान आहे, सर्व जगी जे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया। महानतेचे त्यांच्या वर्णन कोणामध्ये पानोपानी, महानतेचे त्यांच्या वर्णन कोणामध्ये पानोपानी। त्यांची ममता रफीच्या संगे, त्यांची ममता रफीच्या संगे, गीत तयांचे गाऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया। सर्व जगी जे महान आहे, सर्व जगी जे महान आहे, मक्का मदीना पाहूया, चला मदीना जाऊया हो, चला मदीना जाऊया। नाते पाक से जनाब सरफराज अशरफी साहब ने एक समा बांध दिया। अब मैं आज के इस इस्तकबालिया तकरीब की सदारत के लिए
हमारे महाराष्ट्र मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी जनाब परवेज अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो आज की मजलिस की सदारत करें और तकरीब की आगे बढ़ाने की इजाजत दें। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह जिस शख्सियत का नाम नामी इसमें ग्रामी पेश किया गया सदारत के लिए मैं उसको अपनी तरफ से और हाजिर मजलिस की तरफ से तायद करता हूँ। हजरात, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस को कायम हुए 100 साल से ज्यादा अरसा हो चुका है। आप तमामी हजरात इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होंगे कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस से यानी सिर्फ एक बिरादरी की जमात नहीं बल्कि मुसलमानों की इतर बिरादरी भी जुड़ी हुई है। जैसे मंसूरी, खटकी, पिंजारी, ये सब जो बैकवर्ड क्लास में जो मुस्लिम आते हैं, पसमानदा मुसलमान जो हैं, उनकी नुमाइंदगी करने वाली तंजीम ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस है। हजरात, मोमिन कॉन्फ्रेंस को बिहार के साबिक मिनिस्टर अब्दुल कय्यूम अंसारी, साबिक मरकजी वजीर जनाब जियाउर रहमान अंसारी, साबिक MLC जनाब मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी साहब और हमारे मालूम गांव के बुजुर्ग शख्सियत बाबा सियासत मरहूम अलहाज हारून अंसारी साहब ने अपने खून पसीने से सींचा है। आप सब वाकिफ होंगे कि जब तक मोमिन कॉन्फ्रेंस मजबूत और मुस्तहकम जमात थी तो फिर वो चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी हो या चाहे राजीव गांधी हो, मोमिन कॉन्फ्रेंस की ताकत को देखते हुए इन तीनों वज़राए आज़म ने हमेशा मोमिन कॉन्फ्रेंसों के रहनुमाओं को कभी राज्यसभा, कभी विधानसभा और कभी मरकजी वजीर के ओहदों पर कायम रखते मोमिन बिरादरी के मसाइल को हल करने के लिए हमेशा हमारी मोमिन बिरादरी की जो नेतृत्व था, जो क़यादत थी, उसको ताकत देने का काम इन तीनों वज़राए आज़म ने किया। और जब तक जियाउर रहमान अंसारी, मौलाना हबीबुर रहमान नुमानी, अब्दुल कय्यूम अंसारी, अलहाज हारून अंसारी मोमिन कॉन्फ्रेंस की क़यादत करते रहे, तब तक मोमिन बिरादरी के तमाम मसाइल को हल करने का काम इंदिरा कांग्रेस के कद्दावर नेताओं ने किया है। क्योंकि वो जानते थे कि आज मोमिन बिरादरी की इनके पीछे ताकत है। अगर इनका काम हम नहीं किए, इनके मसाइल को अगर हम हल नहीं कर पाए, तो हमारी मोमिन बिरादरी का जो वोट बैंक है वो हमसे बिखर जाएगा। इसलिए इन तमाम मरहूमीन की एक ताकत थी, एक क़यादत थी जो हमारे मोमिन बिरादरी को मसाइल को हल करने के लिए काम आती थी। मैं कहना चाहता हूं कि मैं 7वीं जमात का तालिब इल्म था। उस वक्त इंदिरा गांधी ने धुलिया में रंगीन साड़ी पर पाबंदी लगा दी थी और पावरलूम कारखानेदार ये तमाम अंसारी बिरादरी के लोग थे। अंसारी बिरादरी में भुखमरी पैदा हो गई, बेरोजगारी आम हो गई, कारखाने सब बंद हो गए, पुलिस के छापे गिरने लगे, रंगीन साड़ी पर पाबंदी लग गई। अंसारी बिरादरी परेशान, या क्या करे। उस दौर में हमारे ऑल इंडिया मोमिन जमात कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब जियाउर रहमान अंसारी साहब धुलिया तशरीफ लाए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं 7वीं जमात में था, सिराजुल उलूम में जियाउर रहमान अंसारी आए, वहां पर मगरिब की उन्होंने नमाज अदा की। और क्योंकि मुझे बचपन से ही सियासत का शौक था, बड़े बड़े सियासी लीडरों के साथ रहने का मुझे शौक था, मैं भी सिराजुल उलूम में घुस गया, जबकि मेरी उम्र उस वक्त 18 साल थी। मैं वहां जाके कोने में बैठा रहा। मोमिन कॉन्फ्रेंस के तमाम रहनुमा नमाज के लिए चले गए, जियाउर रहमान अंसारी भी नमाज पढ़ के आ गए। अब जियाउर रहमान अंसारी पाइप पीते थे ना, तंबाकू डाल के, वो पाइप उनका पीने का वो था। अब वो तंबाकू खत्म हो गया उनके पास, तो इधर उधर देखे वो, तो मेरे को बोले ए लौंडे इधर आ। मैं बोला यार ये लौंडे क्यों बोले, मैं ताज्जुब में पड़े। ए लौंडे इधर आ। बोलो सर। बोले देख ये सिगरेट का पैकेट है ना, ये पैकेट ले गया। मैं दौड़ते दौड़ते गया, मौलवी गंज से सिगरेट का पैकेट लेके उनको दिया।
बाद में मैं एक आदमी पूछा, यार ये लौंडे बोले यार मेरे को, तो बोले वो यूपी में जो नौजवान लड़के रहते हैं उनको लौंडे बोलते हैं बोले। तो मैं फिर समझ गया। तो जियाउर रहमान अंसारी साहब आए, पूरे धुलिया का उन्होंने मोमिन बिरादरी का दौरा किया और उनको देख कर कि इतनी बड़ी तादाद में धुलिया और मालेगांव में अंसारी बिरादरी के लोग रहते हैं और इतने परेशान हाल है हमारी हुकूमत होते हुए। तमाम जायजा लेने के बाद हारून अंसारी को उन्होंने दिल्ली में बुलाया, इंदिरा गांधी से मुलाकात किया, इंदिरा गांधी को उन्होंने कन्विंस किया कि भाई अगर इतना है जो आप पाबंदी लगा रहे हो तो ये गलत है मैडम और भुखमरी का शिकार हो जाएंगे, किसी ना किसी ये मसला हल होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी ने ठीक है ओके मैडम बोल दी, इंदिरा गांधी ने ठीक है अंसारी साहब जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। तो वहां पे मालेगांव के 2 लोग थे, वो जब इंदिरा गांधी से मिल के बाहर जियाउर रहमान अंसारी, हारून अंसारी वगैरह सब बाहर निकले तो मालेगांव का कौन एक शख्स था, इंतकाल हो गया, अल्लाह ने उसको जन्नत नसीब करे, उन्होंने पूछा जियाउर रहमान अंसारी साहब से कि आपकी बात को मैडम ने इतनी जल्दी कैसे तस्लीम कर लिया। बोले ये जियाउर रहमान की बात को तस्लीम नहीं किया, जियाउर रहमान के पीछे जो ताकत है मोमिनों की उसकी ताकत की बात पे इंदिरा गांधी ने तस्लीम किया और वो ताकत हमारे पास से अब खत्म हो चुकी है इन लोगों के इंतकाल के बाद। लेकिन मोमिन कॉन्फ्रेंस कुछ मुर्दा नहीं थी, कुछ खत्म नहीं हो गई थी, बल्कि इसकी जो सरगर्मी वो सर्द पड़ गई थी। उस सरगर्मी को तेज करने के लिए, मोमिनों में बेदारी पैदा करने के लिए, अंसारियों में बेदारी पैदा करने के लिए हमारे दिल्ली के रहनुमा, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के रहनुमा जनाब एडवोकेट फिरोज अंसारी साहब दौरे पे निकले हुए हैं और मोमिन बिरादरी को और मोमिन कॉन्फ्रेंस को दोबारा मजबूत और मुस्तहकम करने के लिए वो आज धुलिया तशरीफ लाए हैं। ये बात याद रखो, जो कौम मुत्तहिद रहती है, जिस कौम में इत्तेहाद पैदा होता है, वही कौम के मसाइल को हल होते हैं। आज इत्तेफाक से कि आज पहले हमारे रहनुमाओं को जो इज्जत का मुकाम मिलता था, आज के दौर में जो हुकूमत है वो हमारी बिरादरी के लोगों को इज्जत का मुकाम नहीं दे रहे हैं। आज हमारी बिरादरी का कोई राज्यसभा मेंबर नहीं, आज हमारी बजाय कोई विधानसभा मेंबर नहीं, कोई एमएलसी नहीं, कोई मिनिस्टर नहीं, नजरअंदाज किया जा रहा है। इस बात को देखते हुए हम पूरी ताकत के साथ, मुत्तहिदों के साथ, मोमिन कॉन्फ्रेंस के साथ क़यादत में आएंगे तो इस हुकूमत को भी झुकना पड़ेगा और इस हुकूमत को भी सोचना पड़ेगा कि नहीं, अंसारी बिरादरी के लोगों को नुमाइंदगी देनी चाहिए। और ये कब होगा? जब एडवोकेट फिरोज अंसारी, हमारे परवेज अंसारी, मुशीर अंसारी, सरफराज आरजू और मोहम्मद उमर लाकड़ावाला जैसे लोगों के पीछे हमारी मोमिन बिरादरी की ताकत रहेगी तो हुकूमत इसका नोटिस लेगी और बिरादरी के भी लोगों को राज्यसभा, एमएलसी, मिनिस्टर बनाएगी। क्यों कि सियासत में रहते ही कौमों के मसाइल को हल किया जा सकता है। आप बोलेंगे सियासत में क्या? नहीं, अगर सियासत में हमारे मिनिस्टर रहेंगे, वजीर रहेंगे, एमएलए रहेंगे तो ही हमारे मसले को अव्वलियत दी जाएगी जिस तरीके पहले दिया जाता था। इस दरमियान हमारे एडवोकेट फिरोज अंसारी साहब बिहार गए, उत्तर प्रदेश गए, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा वो जाके मोमिनों को बेदार करने का काम कर रहे हैं। कल मालेगांव में भी उनकी इतनी जबरदस्त और मुदल्लिस तकरीर हुई जिसे सुनकर हमारी मोमिन बिरादरी के लोग हैरान रह गए कि वाकई में ये रहनुमा चाहिए तो एडवोकेट फिरोज अंसारी साहब जैसा चाहिए। आज वो हमारे दरमियान तशरीफ लाए हैं और धुलिया में पहली मर्तबा आए हैं, बिरादरी के लोगों के सामने आए हैं। इसलिए मैं खुद अपना फूलों का गुलदस्ता और शाल बनाकर उनका इस्तकबाल करता हूं। इस तकरीब में हमारे महाराष्ट्र मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और मेरे 20 साल पुराने दोस्त परवेज अंसारी साहब, देखिए आप, मैं सेंट्रल हज कमेटी का मेंबर था 4 साल, 1999 से 2003 तक। जब तो वो मेरे दोस्त बने ही बने, लेकिन कुर्सी जाने के बाद ना, ओहदा जाने के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी 20 साल से उनका ताल्लुक रहा। काम हो ना हो, कोई मसला हो ना हो, फोन हर 15 दिन 20 दिन पे शकील भाई कैसे क्या, मगर आपका कैसा चल रहा है क्या,
ताल्लुकात बरकरार रखना। तो ऐसे हमारे परवेज भाई अंसारी साहब जो महाराष्ट्र स्टेट मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं, मैं बजाते खुद उनका इस्तकबाल साल और बुके देकर करना चाहता हूँ। इसी तरह हमारे दरमियान मुंबई प्रदेश मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर और बंबई की मशहूर मारूफ शख्सियत मोहम्मद उमर लाकड़ा वाला साहब तो आप जानते हैं अच्छी तरह। बहुत बड़े ये बिल्डर हैं मुंबई के और नामवर शख्सियत है हमारी मोमिन बिरादरी की। और मोमिन बिरादरी के हर काम में ये अपनी तिजोरियों को हम खुला रखते हैं। ऐसे अफराद जब मोमिन बिरादरी के साथ हैं तो मैं नहीं समझता मोमिन बिरादरी किसी से पीछे रहेगी या ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस पीछे रहेगी। ऐसे हमारे मोहम्मद उमर लाकड़ा वाला साहब, हाँ, मोहम्मद उमर अंसारी लाकड़ा वाला साहब का इस्तकबाल भी मैं फूल और गुलदस्ता देकर साल देकर करूँगा। इसी तरह हमारे दरमियान बंबई की मशहूर मारूफ शख्सियत मोमिन कॉन्फ्रेंस के हर काम में तन मन धन से जुड़ने वाले मुशीर अंसारी साहब जो एक हिंदुस्तान के मायानाज शायर हैं, उनका इस्तकबाल मैं मौलाना शकील अहमद कासमी से गुजारिश करूंगा कि वो बुके और शाल लेकर करें। इसी तरह हमारे हिंदुस्तान का मायानाज उर्दू रोजनामा अखबार के एडिटर जनाब सरफराज अंसारी साहब मौजूद हैं। मैं मेरे साहबजादे फैसल अंसारी से गुजारिश करूंगा कि उनको शाल और बुके देकर इस्तकबाल करें। इसी तरह हमारे बंबई की दूसरी शख्सियत जनाब माले साहब भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं महमूद भाईजान से गुजारिश करूंगा कि उनकी खिदमत में बुके और शाल देकर उनका इस्तकबाल करें। इसी तरह हमारे बंबई की दूसरी शख्सियत जनाब शकील अहमद अंसारी साहब, जो बहुत मजेदार और मज़ाहिया आदमी हैं, है ना। जब भी हम कोई मीटिंग में जाते हैं तो वो हमारे साथ रहते हैं, तो हमारा दिल ऐसा फैलाते हैं हंसी मजाक कि बस उसमें हमको वक्त का पता ही नहीं चलता है। ऐसे हमारे शकील भाई का इस्तकबाल हमारे देवपुर की मशहूर मारूफ शख्सियत सुलेमान लल्लू सरदार साहब करेंगे। हमारे मालेगांव के मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब अशफाक सर यहाँ मौजूद हैं। मैं मसूद अंसारी से गुजारिश करूंगा कि उनका शाल और बुके देकर इस्तकबाल करें। इसी तरह हमारे मालेगांव की मशहूर मारूफ शख्सियत मेरे भतीजे जो मालेगांव में मेरी वालिदा के नाम से खातून अज्जन गर्ल्स हाई स्कूल चलाते हैं, पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक 1200 तालबात उसमें तालीम हासिल करते हैं। वो स्कूल के रूह रवां जनाब इम्तियाज कैसर साहब का इस्तकबाल जनाब सुलेमान लल्लू सरदार साहब करेंगे।
हजरात, वक्त की कमी की वजह से ज्यादा मैं अपनी तकरीर ना करते हुए मैं आज हमारे दरमियान गैर मुस्लिम समाज की 4 अहम शख्सियात हाजिर हैं। मैंने ये मौका गनीमत जाना कि आज हमारे कौमी सदर साहब तशरीफ ला रहे हैं और ये चारों हजरात मेरे बहुत जिगरी दोस्त हैं और इन चारों हजरात को बहुत अहम पोस्ट हासिल हुई है। एक महाराष्ट्र हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर बनाए गए हैं और एक भटकिया विमुक्त जाति जमाती, यानी ये अपने मोमिन कॉन्फ्रेंस है, इनको भी मोमिन ही समझ लो आप रमेश तो इनको महाराष्ट्र का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और डॉक्टर अनिल भांबरे को हाल ही में नाना पाटोले साहब ने धुलिया महानगर अध्यक्ष बनाया कांग्रेस पार्टी का, और हमारे पत्रकार सुनील भाई भी मौजूद है। तो इनका इस्तकबाल भी मैं हमारे फिरोज भाई जो कौमी सदर हैं, मैं चाहता हूं कि उनके हाथों इनका इस्तकबाल किया जाए। सबसे पहले मैं धुलिया महानगर इंदिरा कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल भांबरे से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के करीब तशरीफ लाएं और कौमी सदर जनाब फिरोज अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि उनको शाल पहनाकर उनका इस्तकबाल करें। इसी तरह हमारे प्रोफेसर ए बी पाटिल सर, जिन्हें महाराष्ट्र हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन का मेंबर बनाया गया है, मैं कहना चाहता हूं कि ये शरद पवार के बहुत करीब हैं और शरद पवार ने इनको खास तौर पर ये ओहदा नसीब किया है। यानी जब गवर्नमेंट थी अभी अपनी तब उनका है, उनका इस्तेमाल कौमी सदर करेंगे। इसी तरह हमारे भटकिया विमुक्त जाति जमाती फ्रंट के लीडर जनाब रमेश श्रीखंडे साहब को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया महाराष्ट्र का। मैं एक बात बता दूं कि पसमानदा समाज के लिए धुलिया में पूरी डेयरिंग के साथ आवाज उठाने वाला यही एक नेतृत्व और क़यादत है। उनका इस्तेमाल भी अब मैं गुजारिश करूंगा परवेज अंसारी साहब से कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और हमारे दरमियान रोजनामा 9 राज्य के संपादक और मशहूर साथी जनाब सुनील पाटिल साहब भी मौजूद हैं। उनका इस्तकबाल भी कौमी सदर अपने हाथों से करेंगे। सॉरी सुनील बाबा, जरा मला सकाळपासून जरा हे होतं ना, जो प्रोग्राम करतो ना तो बहुत बेचैन रहतो। अच्छा है हिंदुस्तान में सब चलता है नहीं, पर उसी रंगारी मैं माइक पर जनाब मुशीर अंसारी साहब को दावत दूंगा कि माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्याल का इज़हार करें। जनाब सदर परवेज अंसारी, कौमी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फिरोज साहब, हमारे साथ मेरे सदर जनाब अंसारी मोहम्मद लकड़ावाला साहब, स्टेज पर बैठे दीगर अमायदीन और मेरे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़िज़ हज़रात, सबसे पहले मैं अपने साथियों की तरफ से आपसे माज़रत तलब करता हूं कि आप लोग काफ़ी देर से इंतज़ार में बैठे हैं और हम लोग जो है वो मसरूफियात के सबब कुछ लेट यहाँ पहुँचे, तो इंशाअल्लाह आप माफ़ फरमाएंगे। दूसरी बात ये कि मोमिन कॉन्फ्रेंस का वजूद और मोमिन का वजूद, सुल्तान गजनवी रहमतुल्लाह के फतेहयाबी के बाद और उनके इंतकाल के बाद मोमिन आरिफ साहब जो है वो एक यूनान से तशरीफ लाए और
उनका ताल्लुक चूंकि पारचा बाफी यानी बुनकर सिनत से था। वो सूफी बुजुर्ग थे। वो उनके तशरीफ लाने के बाद उन्होंने जो है इस्लाम की तबलीग शुरू की और बहुत से लोग जो है मुशर्रफ पास इस्लाम हुए, जिनमें हमारे गैर मुस्लिम भाई भी थे। उनकी रहलत के बाद जो उनके साथी थे, उन्होंने उनके नाम की निस्बत से अपने आप को मोमिन कहलवाना शुरू किया, चूंकि वो ज़्यादातर लोग जो है बुनकर बिरादरी से ताल्लुक़ रखते थे, उनसे जुड़े हुए थे। तो इस तरह जो है मोमिन बिरादरी का वजूद मेरी मालूमात के मुताबिक अमल में आया। अब रह गया कि मोमिन बिरादरी को जुलाहा भी कहा जाने लगा, चूंकि बिरादरी बहुत पसमानदा थी, तालीम से बिल्कुल नाबलद थी, लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। तो जो अशरफ इलाके अशरफ तबका था या दूसरे पढ़े लिखे लोग थे, वो इन्हें जाहिल समझते थे और गालिब गुमान है कि उन्हें जुहला कहा जाने लगा और आस्ते आस्ते वो जुलाहा में तब्दील हुई और ये बिरादरी जुलाहा कहलाने लगी। कुछ लोगों ने अपनी निस्बत जो है मदीना में हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से अपनी निस्बत को तलाश किया और आस्ते आस्ते, चूँकि वो जुलाहा जो है वो एक लफ्ज़ ऐसा था कि जो समाज में हकीर नज़रों से देखा जाता था। आप जानते हैं कि पुराना समाज जो था, आज भी है, उस समाज की तहजीब तो नहीं कहेंगे, जिसको हम डिफेक्ट या मुश्किल कह सकते हैं कि समाज जो है कमतर नज़रों से देखता है, जिस तरह के हमारे आज भी दलित भाइयों को मनवादी लोग देखते हैं। तो लोगों ने जो है हज़रत अबू अय्यूब अंसारी से जो अपनी निस्बत जोड़ी और उसके बाद ये अंसारी कहलाने लगे। जब हिंदुस्तान में 1857 में गदर हुआ, तो उस वक्त गदर के बाद जो है जो हमारा तबका था बुनकर बिरादरी का, उस पर काफ़ी जुल्म हुआ, यहाँ तक के जो है वो हिजरत करना पड़ी हमें और मुख्तलिफ जो है हिजरत के ताल्लुक के नतीजे में आज जो है ये धुलिया, मालेगांव, मुंबई, भिवंडी, नागपुर, चलकरंजी, इस तरह के शहर में जो है हमारी बिरादरी की अक्सरियत आई। तो जब ये मामलात हुए तो हमारी बिरादरी के जो बाअसर अफराद थे, अल्लाह ने जिनका दामन वसी किया था, उन्होंने सोचा कि हमारी बिरादरी काफ़ी पसमानदा है, तो क्यों ना ऐसे अफराद की जो है हम अपनी बिरादरी की मदद करें। और उन्होंने एक मोमिन पंचायत कायम की। मोमिन पंचायत कायम करने के बाद उसका सरदार बनाया और सरदार के ज़रिए जो है वो बिरादरी की देखभाल, इल्म में का हुसूल, माशी उनकी तरक्की, समाजी तरक्की की तरफ ध्यान देना शुरू। आगे मामला ये आगे बढ़ा तो एक फलाहुल मोमिनीन नाम की तंजीम कायम की गई, उसके बैनर तले ये काम होता रहा और आगे जब तादाद बढ़ती गई तो एक और तंजीम जमीयतुल मोमिनीन बनी और फिर आखिर में जाकर कलकत्ता में जब इजलास होते रहे तो बिरादरी के लोगों ने सोचा कि जो है पूरी बिरादरी को मुल्कियत पैमाने पर जोड़ना चाहिए और अब वक्त आ गया कि हमें मुत्तहिदा तौर पर जो है पूरे इत्तेहाद के ज़रिए जो है वो अपनी आवाज़ बुलंद करना चाहिए, अपनी बिरादरी की पसमानदगी को दूर करना चाहिए। तो इस सिलसिले को लेकर के जो है ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का वजूद अमल में आया और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस उस वक्त से यानी आज़ादी के कब्ल से ये तहरीक जो है वो चलती रही और इस तहरीक के बड़े बड़े रहनुमा हुए, जिसमें आपने नाम सुना अब्दुल क़य्यूम अंसारी, जनाब ज़ियाउर रहमान अंसारी, मौलाना हबीब नुमानी साहब, आमीन अंसारी साहब, हारून अंसारी साहब, और वो सिलसिला चलते चलते आज हमारे कायद ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जनाब फिरोज अहमद तक। बहुत शुक्रिया सर। वो सिलसिला ज़ियाउर रहमान अंसारी से चलते चलते आज हमारे जनाब फिरोज अहमद अंसारी तक आ चुका है। हम चाहते हैं कि मुत्तहिद हो जाए तो बन सकते हैं खुर्शीद अमीन, मुत्तहिद हो जाए तो हम बन सकते हैं खुर्शीद अमीन, वरना बिखरे हुए तारों से क्या बात बने।
तो हम चाहते हैं कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले, जैसा कि शकील भाई ने बताया कि अगर हमारा इत्तेहाद रहा तो हमें हर तरह जो है वो सहूलतें हासिल हो सकती हैं, कम से कम आवाज़ उठाई जा सकती है इस दौर में, और हम अपनी तहरीक के ज़रिए जो है उसको बनवाने में कामयाब हो सकते हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले आप लोग मुत्तहिद हो जाएं, और हमारी जो टीम है पूरी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की, जिसमें यहाँ भी एक टीम का आज जो है हमने रखी थी मशवरती मीटिंग कि आप सब हजरात से जो मशवरा करके यहाँ मोमिन कॉन्फ्रेंस जिंदा है और जिंदा रहेगी, उससे कोई शक नहीं, लेकिन जो वो चीज़ें मालूम हो चुकी हैं, जो एक तहरीक हल्की पड़ चुकी है, उसको हम जो है पुरजोर तहरीक बनाना चाहते हैं। इसलिए आपके दरमियान आए हैं और हम चाहते हैं कि आप इस बैनर तले जो है जमा हो जाएं, और फिर एक जलसा, एक जो कॉन्फ्रेंस जो भी रख कर, जैसा कि यहाँ आप लोग तय करेंगे उस तरीके से हम लोग सब आएंगे, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ रहेंगे। और इतना कहकर मैं शायद अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। हमारे दरमियान रोजनामा हिंदुस्तान के सहाफ़ी जनाब सरफराज आब्दू साहब मौजूद है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। हाँ, एक मिनट। तमाम बातों में एक बात भूल गया था कि हमारे यहाँ पर उर्दू हाई स्कूल चलती है, उसमें बड़जई रोड पर, वहाँ पर 1200 तलबा और तालिबात तालीम हासिल करते हैं। तो कल हमारी एक बच्ची नहीं, आप ही बोलेंगे, कल हमारी एक बच्ची उसमें अव्वल नंबर से आई। हमारे हफीज सर साहब उसके बारे में बताएंगे, और उस लड़की का इस्तकबाल जनाब फिरोज अंसारी साहब के हाथों किया जाएगा। आप माइक साहब। हाज़रीन बल, हमारे एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि कल बरोज़ जुमा मरहूम अल्ताफ अंसारी सर ट्रॉफी गजल ख्वानी का मुकाबले का इनेकाद सरदार उर्दू हाई स्कूल में किया गया था, जिसमें सीनियर ग्रुप में एंग्लो उर्दू हाई स्कूल जूनियर कॉलेज की तालिबा अमरीन ने पहला मुकाम हासिल किया था, जिसमें उस तालिबा को बतौर नकद 1000 रुपए, एक ट्रॉफी, सनद और साले इब्न ताबिश की किताब अंदर का मौसम, ये किताब बतौर इनाम दी गई थी। और उसकी तैयार करदा मालूमा शकील भैया की ही लड़की नाज़रीन मैडम साहिबा, मैं उनसे भी इल्तमास करता हूँ तो यहाँ आए और इस इनाम को कबूल करें। जोरदार तालियों से इस बच्ची का इस्तेमाल करें। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान एडवोकेट फिरोज अंसारी साहब के हाथों इस तालिबा को इनामात से नवाजा जा रहा है। एक उसके रहनुमा मालूमा है और एक तालिबा है जिसने पहला मुकाम हासिल किया। हाज़रीन, एक ऐलान और करना चाहता हूँ कि जनाब सरफराज आब्दू साहब से पहले आप इस तालिबा की गजल से महजूज हो जाए। मैं उस तालिबा से इल्तमास करता हूँ कि वो अपनी गजल यहाँ पेश करें। हाँ, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है अभी तक तालियां बजाने पर जीएसटी हुकूमत ने नहीं लगाया है, वही एक चीज बाकी बची है अभी। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक गजल पेश करने जा रही हूँ। कभी ये हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज़ी, कभी ये हकीकत मुंतज़र नजर आ लिबास मजाज में, नजर आ लिबास मजाज में, कि हजारों सजदे तड़प रहे, कि हजारों सजदे तड़प रहे, है मेरी
के हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन नियाज में। कभी ये हकीकत मुंतज़िर तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, तेरा आईना है वो आईना। कि शिकस्ता हो तो अजीज तर, कि शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाहे आईना साज में। कभी ये हकीकत मुंतज़िर न कहीं जहां में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली। मेरे जुर्म खाना खराब को, मेरे जुर्म खाना खराब को तेरे अफ़्व बंद नवाज में। कभी ये हकीकत मुंतज़िर न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो हुस्न में रही शोखियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में। कभी ये हकीकत मुंतज़िर जो मैं सर्व सजदा हुआ कभी, तो ज़मीं से आने लगी सदा, तो ज़मीं से आने लगी सदा। तेरा दिल तो है सनम आशिना, तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। तेरा दिल तो है सनम आशिना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी ये हकीकत मुंतज़िर नजर आ लिबास मजाज में। कि हजारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन नियाज में। कभी ये हकीकत मुंतज़िर खुदा। इस लड़की की गजल से खुश होकर हमारे मौलाना आज़ाद एजुकेशन सोसाइटी के सदर खलील अंसारी ने 500 रुपये, हमारे अदारा स्विस स्टूडेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के सदर जनाब अफान अंसारी साहब ने 200 रुपये, हमारे धुलिया कौन सी विकास पार्टी, आवामी विकास पार्टी के सदर जनाब महमूद भाईजान की तरफ से 200 रुपये, और हमारे धुलिया की मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब इखलाक अहमद शेख की तरफ से, इखलाक अहमद अंसारी साहब की तरफ से जो घड़ियाल वाली मस्जिद के पास रहते हैं, उनकी तरफ से 200 रुपये। 200 रुपये हमारे धुलिया के मशहूर मारूफ अनाउंसर और नेशनल उर्दू हाई स्कूल के होनहार मुदर्रिस जनाब
पापा सर की जानिब से 200 रुपये का इनाम हमारे फिरोज अंसारी साहब के हाथों इस लड़की को सौंपा जा रहा है। जनाब सरफराज आबरू साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जब कोई शायर मुशायरा लूट कर जाता है तो उसके बाद जिसको बुलाया जाता है उसकी कैफियत जो होती है वो मेरी कैफियत। मैं इस बच्ची को मुबारकबाद देता हूँ। काबिल एहतराम है वो लोग जिन लोगों ने इसकी तरबियत की और इसको इस मकाम तक पहुँचाया। ये तो हम तमाम की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि हम अपनी को उन तमाम रफ्तार से वाकिफ करवाएं जिनसे हमें हमारी पिछली नस्ल ने जो है वाकिफ करना है। कंटिन्यूटी का जो प्रोसेस है ये जो है बहुत अहम है। और मैं भी जब इसको देखता हूँ मोमिन कॉन्फ्रेंस को और इसकी हिस्ट्री को और इसको, तो जिस चीज़ का एहसास आप तमाम लोगों को होगा वो मुझे भी है, मैं कुछ आपसे मुख्तलिफ नहीं, कि हम तमाम लोग जो हैं तमाम मियाँ भाई जिसको ये तमाम के तमाम जो है ना सल्तनत बाशिंदे हैं। हम पर बेहिसी इस हद तक तारी है कि हमें अपने सूटो ज़ियां का जो है एहसास नहीं, और हमेशा यही होता है कि हम जब अपने अतराफ और अकनाफ पर नज़र डालते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि हमारे अंदर महरूमी की शरह क्या है। और इस चीज़ को अगर जिन लोगों ने महसूस कर लिया, जिन लोगों ने इस बेहिसी को कि इस पहाड़ को जब तोड़ने का काम शुरू किया है, मैं लोगों को बात तसव्वुर करता हूँ और समझता हूँ कि एक एक कंकर भी अगर हमने इस पहाड़ में से किया तो हमारी ज़मीन जो है वो जिसको कहते हैं ना मर्दुम खेज हो जाएगी। तो मैंने कल भी ये बात कही थी कि भाई जब हम लोगों के दरमियान इत्तेहाद होगा, हमारे दरमियान इत्तेफाक होगा और हम लोग अपनी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए हम अगर कुछ हासिल करने की कोशिश करेंगे। सरकारें जो हैं वो तो बिल्कुल बहरी अंधी गूंगी हैं, उनको हिलाना, उनको झंझोड़ना, उनसे जो है काम लेना जो है वो हमारे अकाबरीन की जिम्मेदारी है, और उन अकाबरीन को इस काम लेने के लायक बनाना ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक हम इज्तिमाई ताकत का मुजाहरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग जो है वो कुछ हासिल नहीं करेंगे। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो है परेशान किए जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ों के लिए महरूम किए जाते हैं। हम कंपैरिजन जब तक नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हम किस हद तक महरूम हैं। मैं सिर्फ एक ही मिसाल देकर जो है, कल भी मैंने अपने मालिगांव के अहबाब को ये बात बताई थी कि महाराष्ट्र में शुगर कोऑपरेटिव मिलें हैं और इन तमाम मिलों को जो है वो हर साल खसारा होता है और 1000 करोड़, 1500 करोड़, 2000 करोड़ तक का खसारा होता है। और ये तमाम मिलें जो है डिफॉल्ट करती हैं, ये महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक कर्जा लेती हैं और उसके बाद उसको पैसा लौटाती नहीं है। अब वो हमारी सरकारें जो भी हों, चाहे वो कांग्रेस की हो, शिवसेना की हो, चाहे एनसीपी की हो, किसी की भी हो, वो हर साल जो है बड़ी खामोशी के साथ इन कोऑपरेटिव मिलों को जो है 1000 करोड़, 1500 करोड़ अंडर राइट करती है। वो पैसा जो कोऑपरेटिव मिलों का ड्यू है वो उनको दे दिया जाता है और ये जो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ये जो है मोकली हो जाती हैं। तो इसका तो बजट में भी जिक्र जो है बहुत, जिसको कहते हैं ना कि अंडरलाइन होता है, यानी अगर आप पढ़ेंगे और से महाराष्ट्र का बजट तब आपको पता चलेगा कि सरकार जो है इतनी बड़ी इतनी दयालु है कि कोऑपरेटिव मिलों को जो है इतना पैसा देके चली। इसी तरह हमारा भी एक मसला है, हमारे भी मसाइल के बड़े अंबार हैं, बल्कि एक मसला तो नहीं है। हम लोग जब तक इस चीज़ को आगे लेके नहीं बढ़ेंगे और अपने मुतालबात को जो है एक मुत्तहिदा ज़बान में पेश नहीं करेंगे, उस वक्त हम जो है सिर्फ जिसको कहते हैं ना अपनी ज़बूं हाली का जो है रोना रोते रहेंगे। और जिस तकलीफ से हम गुजर रहे हैं, शायद हम तो गुजर भी जाएं, हमारी आने वाली नस्लों को जो है हम इससे ज़्यादा बड़ी मुसीबत में जो है गिरफ्तार करके और छोड़ कर जा रहे हैं। तो बस मैं इतनी सी बात आपके सामने कहना चाहता हूँ। अहलियान धूलिया को जो है सलाम पेश करता हूँ और उनसे
उम्मीद करता हूँ कि भाई आप लोग जो है वो हमारे तहरीकों की जान है, आप उनके रगों में दौड़ने, इन तहरीकों की रगों में दौड़ने वाला खून है। और अगर आपने इसमें गर्मी का मुजाहरा किया तो यकीनन आपके चेहरे पर जो है सुर्खी आएगी, यकीनन आपके आरिश जो है गुलाबी होंगे। आज जो मीटिंग बुलाई गई है ये मखसूस लोगों की मीटिंग बुलाई गई है। अब इस मीटिंग के बाद जो मोमिन का इजलास हम जनवरी या दिसंबर में लेंगे धुलिया में बड़ा, तो उस इजलास में की तैयारी करने के लिए आज जनाब सदर की इजाजत से हम चाहेंगे कि धुलिया शहर में हिजाब कमेटी बना दें और उस हिजाब कमेटी के जरिए हम दिसंबर या जनवरी में जब भी इजलास लेंगे तो उसकी सब तैयारी करेंगे, आपसे सब तकलीफ दिया जाएगा। इसलिए आज मखसूस लोगों की मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि धुलिया में बहुत चर्चा है कि यार आ रहे हैं और हमको नहीं बोले, तो सबको नहीं बुलाया गया था, ये मखसूस लोगों की मीटिंग थी, ये आप ध्यान में रखें। और अब आप लोगों के सामने हमारे बम्बई मोमिन कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब मोहम्मद उमर लाकड़ावाला साहब अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। जलसे के सदर साहब, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के कौमी सदर जनाब फिरोज अहमद अंसारी साहब के साथ साथ नसीब में नशीब फरमा सभी मुअज्जिज मेहमान खुसूसी और आप सब अहले दुनिया और सभी जिम्मेदार, अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मैं बहुत आम जबान में दो बात कहना चाहता हूं। जिस मुल्क के अंदर लिबास से लेके खाने के ऊपर पाबंदी आ गई है, लिबास से लेके खाने के अंदर पाबंदी आ गई है, उस मुल्क के अंदर आज हम जी कैसे रहे हैं हर अमीर भी जानता है, गरीब भी जानता है, चाहे वो बुनकर हो चाहे किसान हो, हर कोई अपनी अपनी कामों के अंदर अपनी अपनी जिम्मेदारियों के अंदर मुसीबतों से सफर हो रहा है। जबकि मिल्लत को खत्म करने की तैयारी हो रही है, हमारे बच्चों का अच्छा परसेंटेज आने के बावजूद उनको दाखिले के अंदर तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। स्कॉलरशिप में हमारे नामों को काट दिया जाता है, हमें लोन के लिए अप्लाई करते हैं कोई उद्योग के लिए, कोई कारोबार के लिए, उस फाइल को रोक दिया जाता है, हमारे रहनुमाओं को जेल भेज दिया जाता है। ऐसी एक बड़ी साजिश पूरे मुल्क के अंदर खत्म करने के दर पे खड़ी हुई है। इस दौर के अंदर जितने लोगों ने बात की, आज भी जिम्मेदारों ने और कल भी बात की, सभी ने एक जुमला कहा, इत्तेहाद। मैं ये कहता हूं कि इत्तेहाद कहां नहीं है, इत्तेहाद है तभी तो हम यहां जमा है। मुफक्किर होना हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छे। ये इत्तेहाद की अलामत है कि इतनी शॉर्ट नोटिस पे शकील भाई ने इतना बड़ा इंतजाम, आप सभी जिम्मेदार जो दुनिया की जान है, आन है और शान बान है, आप लोगों ने यहाँ जमा होकर यहाँ ये बात साबित कर दिया कि आप लोग मुफक्किर हैं और आप में और हम सब में इत्तेहाद है, एतमाद है। बस एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है फिक्र की। जिस तरह अपने रोजगार के लिए इंसान फिक्रमंद होता है, जिस तरह अपने बच्चों की परवरिश और तालीम के लिए फिक्रमंद होता है, जिस तरह अपने घर की एक बच्ची के ब्याह के लिए फिक्रमंद होता है, जिस तरह एक नमाज और इबादत के लिए फिक्रमंद होता है, उसी तरह हमें अपने समाज के लिए भी फिक्रमंद होना बेइंतहा। देखिए, अगर समाज खड़ा होगा ना, अच्छे अच्छे बैठ जाएंगे। और आज समाज को खड़ा करने की लीडरशिप की जरूरत है। अब वो लीडर जरूरी नहीं है कि अंसारी मोहम्मद उमर लकड़ावाला हो या परवेज अंसारी हो। हमसे ज्यादा अल्लाह के लाल ऐसे होंगे जो ज्यादा काबिलियत और ताकत रखते होंगे, जो दबे कुचले होंगे। अगर ये मेहनत के नाम पे वो आगे आएंगे तो कौमों को खड़ा करने का काम करेंगे, समाज को खड़ा करने का काम करेंगे, बुनकर बिरादरी को आगे ले जाने का काम करेंगे। खाली व्यवसाय का मसला नहीं रह गया है कि हमारा लूम नहीं चल रहा है, पावर लूम के अंदर मजदूरों को तनख्वाह नहीं मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमारा रिजर्वेशन था जो हमको उसके अंदर डिस्काउंट मिलना चाहिए था पर यूनिट के हिसाब से। अरे ये सरकार बड़ी बड़ी बाहर की आने वाली कंपनियों को 10 रुपया 5 रुपया यूनिट के ऊपर बिजली देती है
और गरीबों का जेब काटने के लिए यूनिट के दाम बढ़ाकर उनके मीटरों को काटने का काम करती है। देश की हालत हमारे चल रहे हैं। आप ये देखेंगे कि महमूदुर रहमान कमेटी 2013 में कांग्रेस सरकार के टाइम पे अपनी रिपोर्ट पेश की। हम लोग कौन है पता है आपको? हमारे से खेला जाता है, सब खेलते हैं। जहां हमने आवाज उठाई तो एक कमेटी का गठन हो जाता है और वो कमेटी हम बड़े शौक से खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी मिल्लत के लिए, हमारे समाज के लिए और मुसलमानों की पुस्ताहाली के लिए कमेटी का गठन हो गया है। और ये कमेटी बहुत मेहनत करेगी और आने वाले 4 साल के अंदर मुसलमानों के हालात बदल जाएंगे। मगर क्या होता है, वो कमेटी के अंदर भी ऐसे मिजाज के लोग मौजूद होते हैं जिनके अंदर आरएसएस पलती है। जो लोग हमें खत्म करने की नौयत पे होते हैं तो वो सही अपनी लिखत को और सही बातों को पेश नहीं करते, और अगर कोई सही बातों को पेश कर दिया तो उनका बनाया हुआ और उस कमेटी का लागू किया हुआ सभी लिखे हुए कागजात को रद्दी के टोकरी में डाल दिया जाता है या आइंदा के लिए टाल दिया जाता है। तो यही हुआ था आने वाली कमेटियों के अंदर। इंदिरा गांधी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने जो कमेटी का गठन किया था, फिर उसके अंदर महाराष्ट्र के लीडरों को उंगली की गई। इसी तरह मोमिन कॉन्फ्रेंस की तरफ से और दूसरी संस्थाओं की तरफ से कि भाई मुसलमानों के लिए जो तय किया गया था आने रिजर्वेशन के लिए और उनके मौजूदा की बस्ती, उनके जो हालात हैं, उनके जो हालात के ऊपर रिपोर्ट बनाई गई थी, वो कब लागू करेंगे। तो 2013 में महाराष्ट्र में हमारी पार्टी की सरकार थी, मैं कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूं। तो महाराष्ट्र की हमारी सरकार ने जो है महमूदुर रहमान कमेटी बनाई थी और उन्होंने 2013 में अपनी रिपोर्ट भी पेश कर दी। उसके बाद 2014 में क्या हुआ आप सब जानते हैं, फडणवीस और बीजेपी और सेना की सरकार आ गई। फिर उनमें न इत्तेफाकी हुई तो अभी फिर सेना, एनसीपी और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बनाई। फिर 2.5 साल में फिर उठापटक हो गई। तो जहां पे आपस में सरकारों में उठापटक हो रही है तो वहां की जनता की क्या उठापटक होगी, हमें समझने की बात है। आज फडणवीस और शिंदे सरकार ने यह किया है कि महमूदुर रहमान कमेटी का जो दिया हुआ जो पूरा जायजा रिपोर्ट थी उसके ऊपर फिर से एक कमेटी का गठन कर दिया। टीआईएसएस को जिम्मेदारी दे दी, 33,50,000 रुपए का उनको कॉन्ट्रैक्ट दिया कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर, ये 2 दिन पहले की बात है, पूरे महाराष्ट्र के अंदर 4 महीने में आपको दौरा करना है। महाराष्ट्र के 56 जिलों में आपको 4 महीने में दौरा करके यह बताना है कि यहाँ का मुसलमान क्या कमाता है, इनके बच्चे कहां पढ़ते हैं, इनकी तिजारती जिम्मेदारियां क्या है, इनकी तिजारत क्या है, इनमें बड़े कौन हैं, इनमें छोटे कौन हैं। मतलब हमारा पूरा बयान तैयार करने के लिए टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस को 33 लाख रुपए की फिरौती दे दी गई। अब क्या आपको लगता है कि ये टाटा वाले लोग हमारे लिए बातों को पहुंचाएंगे और शिंदे सरकार उसके ऊपर कुछ करेगी? ये सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की न्यूज है, मगर इस न्यूज का हमें फायदा उठाना है। मैं मेरे ऑल इंडिया सदर के माध्यम से उनको अपील करता हूं, मैं उनसे डिस्कस किया, उन्होंने इस बारे में हमारी बात हुई कि हमें हमारे बैनर तले, मोमिन कॉन्फ्रेंस के बैनर तले हम पूरे मुस्लिम समाज की अगर बात नहीं कर सकते तो कम से कम जो कसीर और लाखों करोड़ों की तादाद के अंदर महाराष्ट्र के अंदर जो हमारी मोमिन अंसारी बिरादरी जिस मरहले से, चाहे वो पावरलूम का इश्यू हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे किसी भी शोबे से ताल्लुक रखता हो, उसके जो भी हमारे मसाइल हो वो स्टेट वाइज सारी जानकारी वहां के जिम्मेदारों से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को पत्र द्वारा उसको इंदराज कराना है कि आप अपनी टाटा इंस्टीट्यूट सोशल साइंस की रिपोर्ट में हमारे इन टॉपिक का अगर टिकट नहीं आया है तो उसमें इसको शामिल किया जाए और उसको लागू करके इनको फायदा पहुंचाने का काम किया जाए। ये ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की मांग है, इस किस्म का एक जाना चाहिए हमारी तरफ से। ये मैं आपको बता दूं कि हमारे जो प्रोग्राम के सदर हैं परवेज भाई ने ये कहा कि धुलिया के अंदर भी छोटा सा प्रोग्राम है,
फाइव स्टार होटल के अंदर जो है इंतजाम में कुछ लोग मिलेंगे, मशवरा करेंगे। तो मेरी कुछ आगे आज की मीटिंग थी, तो फिरोज अंसारी साहब हमारे सदर हैं, मैंने उनसे बात किया कि बोला सदर कुछ ऐसा साहब आप रास्ता निकाल दीजिए, और परवेज भाई की बात हुई है, आपकी बात हुई है, और वहाँ 5 स्टार होटल के अंदर मीटिंग रखी गई है, तो बड़ी अच्छी बात है। देखो एक कायद होता है, एक जिम्मेदार जो होता है ना, जो अमीर होता है, जो लेके चलने वाला होता है, अगर उसके अंदर ये मिजाज और ये जज्बा हो तो यकीनन वो संस्था, वो समाज, वो तंजीम जरूर आसमान की बुलंदी तक पहुंचती है। इनका बहुत प्यारा जुमला था, बोले मोहम्मद उमर, मैं पेशे से भले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा वकील हूँ, मेरे बहुत बड़े बड़े ताल्लुकात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर रहे हैं और आज भी मौजूद है। मैं बड़े बड़े तकाजे पे लोगों से मुलाकात करता हूँ, वो मेरे क्लाइंट होते हैं, वो मेरा अपना पेशे का रुतबा है, उसमें मैं अपना प्रोटोकॉल देखता हूँ। मेरा समाज एक गरीब समाज है, बिछड़ा हुआ समाज है, वो समाज को जोड़ने की मैं मेहनत कर रहा हूँ। मैं मेरे समाज से मिलने जाऊंगा, अगर वो चटाई पे बैठा के मुझसे बात करेगा, मैं चटाई पे बैठकर बात करूंगा, और दरवाजे पे खड़ा करके मुझसे बात करेगा तो मैं दरवाजे पे खड़ा होकर बात करूंगा। मगर मैं चाहता हूं कि दुनिया मालेगांव और मुंबई के अंदर एक बार फिर से ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की गूंज उठे, और आने वाली नस्ल और आने वाले नौजवान जो ये हमारी ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की सभी कुर्बानियों से 103 साल तारीखों से नाबड़ा ने जिन्हें मालूमात नहीं है, उन तक ये बात को पहुंचाना, आवाज को पहुंचाना, घर घर दस्तक देकर मोमिन कॉन्फ्रेंस से जोड़ के बुनकर मोमिन अंसारी बरादरी को एक ताकत बनाना बेटा मेरी जिम्मेदारी है। मैं दुनिया जाऊंगा, चाहे वो मुझे चटाई पे बैठा के मुझसे बात करे, चाहे दरवाजे में खड़ा करके मुझसे बात करे। ऐसे सदर के ऊपर मुझे फख्र महसूस होता है और उनके पीछे चलना मैं अपने आप को गर्व महसूस करता हूं। मैं दुनिया के आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि देखिए प्रोग्राम मैं बहुत किया हूं, आप भी बहुत किए होंगे। एक तो प्रोग्राम ये होता है कुर्सी भरने वाला, कि हमने कुर्सी भर दी, मेहमानों को खुश कर दिया, किसी की बात में ताली बजा दी, किसी को वाह वाह कर दिया, खाए पिए चाय पिए निकल गए। तो ये वो प्रोग्राम नहीं है। मैं आप सभी की शक्ल और माथे को देख रहा हूं, सबके ऊपर फिक्रमंदी की अलामत नजर आ रही है। तो इस बात के यकीन के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि आने वाले दिनों के अंदर जिस तरह बड़े भाई और हमारे शकील भाई ने ये वादा किया है कि दुनिया के अंदर एक बड़ा इजलास रखा जाएगा, जिसमें हजारों की तादाद के अंदर हमारे मोमिन बुनकर अंसारी बरादरी मौजूद होगी, और एक एजेंडा तैयार किया जाएगा कि और एक ताकत की शक्ल में उभर के हमारी सरकार की आंखों में आंखें मिलाकर अपने तमाम मसाइल का हम हल ढूंढने का काम करेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज। आपने अपने तकरीर के जरिए इस महफिल में जोश भर दिया। जिस तरह आपने कल मेरी तकरीर सुन के मालेगांव में कहा था कि मैं आपका फैन हो गया, इसी तरह आज मैं आपकी तकरीर सुन के आपका फैन हो गया। जनाब वाला के बाद मैं आवाज दूंगा हमारे कौमी सदर, क्योंकि आप सब लोग यहाँ सुबह 10 बजे से हाजिर हैं और बहुत सारे लोगों को भी बोलना था, लेकिन मैंने सबको कम कर दिया। मुख्तसर तकरीर का ये करते हुए मैं हमारे कौमी सदर जनाब एडवोकेट फिरोज अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ लाए और हमारी बिरादरी को रहनुमाई करें। जनाब परवेज साहब, हमारे साथ आए हुए उमर भाई लकड़ा वाले और सारे मंच पे जो हाजिर हैं, और साथ साथ जो खास तौर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं डॉक्टर अनिल आमरे साहब को, रमेश श्री कांडे साहब को, सुनील पाटिल साहब को, जो लोग यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। इस बात का सबूत है कि आजादी के वक्त भी मोमिन कॉन्फ्रेंस से बढ़कर कोई भी हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर जमात नहीं थी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जिसने पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी को, जिन्ना के टू नेशन थ्योरी को और पाकिस्तान के फॉर्मेशन को मोमिनों ने, पूरे हिंदुस्तान के मोमिनों ने पूरे अच्छी तरह से नकारा और टू नेशन थ्योरी पाकिस्तान जिन्ना का खुलकर विरोध किया और ये आह्वान किया कि मोमिन ये तुम्हारा देश है, ये तुम्हारा जमीन है, कोई यहां से नहीं जाएगा। और सभी इसी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि 60% मुसलमानों में आबादी अंसारियों की है। कुछ ऐसे
स्टेट है जैसे झारखंड, जहां पे आदिवासियों की आबादी 27% है और अंसारियों की आबादी 21% है। अगर आदिवासियों के बाद सबसे बड़ी आबादी अंसारियों की है। इसलिए मैं आज भी दावे के साथ कहता हूं कि हमारी जमात ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस सेकुलर थी, सेकुलर रहेगी और सेकुलरिज्म के लिए लड़ाई जिंदगी भर इस देश को आगे बढ़ाने में उसकी पूरी कोशिश करेगी। आप बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। अगर कुछ है तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है, आपका संविधान सेकुलर है। वो अल्टीमेटली आपकी जीत होगी और बिल्कुल मुतमईन रहें, जो आपके हक हैं, हकूक हैं, वो आपको मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको एक होने की जरूरत है। आपको एक चेन के साथ जुड़ने की जरूरत है। मैंने कल भी कहा मालेगांव में कि मुझसे देर हो गई मालेगांव आने में या धुलिया आने में। मैं कह रहा हूं क्योंकि ये यहां हमारी बरादरी के इतने सारे लोग हैं। अगर हम सारे लोगों को लेकर मालेगांव, धुलिया, आपको औरंगाबाद, बीड, जालना, परवनी, पूरा मराठवाड़ा, नांदेड़, परवनी, ये सारे जगह मैं गया हूं, देखा हूं। अगर हम सारे लोग एक हो जाएं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी आपका काम कहीं रुकने वाला नहीं है। पहले ज़ाउर रहमान अंसारी साहब ने इसको साबित करके देखा है, लेकिन किसी वजह से हमारी तंजीम इन इलाकों में थोड़ा काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से तंजीम थोड़ा ढीला पड़ा यहां पे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोगों ने, मोमिन कॉन्फ्रेंस ने अपनी ताकत जहां जहां दिखाया वहां उसके असर पाए गए। अभी झारखंड के अंदर जो मैंने कहा कि आदिवासियों के बाद नेक्स्ट आबादी अंसारियों की है, वहां पे झारखंड के अंदर अभी जो सरकार है वो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। वहां पे हाजी हुसैन अंसारी कैबिनेट मिनिस्टर हुआ करते थे उस सरकार के अंदर। उनके इंतकाल के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक एमएलए भी अंसारी नहीं थे। लेकिन हम लोगों ने, मोमिन कॉन्फ्रेंस ने इतना दबाव बनाया सरकार पे कि हम चाहे जो भी हो, अगर कोई मिनिस्टर होगा तो अंसारी होगा, वरना हम पूरे सरकार की, पूरी झारखंड मुक्ति मोर्चा की, कांग्रेस का विरोध करेंगे। अब खुल करके विरोध करेंगे, जिसका नतीजा ये हुआ कि कोई अंसारी एमएलए नहीं रहते हुए भी हाजी हुसैन साहब के लड़के को मिनिस्टर बिना एमएलए बनाए हुए वो मिनिस्टर बनाए गए और 6 महीने के अंदर जीत करके फिर आज वो कैबिनेट मिनिस्टर है। आपको मैं बताऊं, अभी झारखंड के अंदर हमारा स्पेशली ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस इतना स्ट्रांग है कि लोकल बॉडी के जो इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में 441 लोग मेंबर, सरपंच, चेयरमैन और बोर्ड के चेयरमैन, इस तरह से जीत करके 441 लोग पूरे झारखंड के अंदर अंसारी बरादरी और मोमिन कॉन्फ्रेंस के वर्कर आए। ये आपका पूरे हिंदुस्तान में हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं ये किसी से नहीं कहता, कभी नहीं कहा मैंने कि भाई हमें किसी से लड़ने की जरूरत है, हमें किसी के हक मारने की जरूरत है। लेकिन मैं कहता हूं कि हमारा हक, हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। अगर हमारा 60% आबादी है तो तुम 50%, 40% अगर नहीं दोगे तो हम नहीं तो तुम भी नहीं। अगर आपकी आबादी है, मैंने झारखंड में भी कहा और ये आवाज झारखंड में लोगों ने इसको अमल किया, अगर हमारी आबादी 60%, 70% है और उसके बाद भी कोई पार्टी अपनी कैंडिडेट को जो आपकी बरादरी से नहीं किसी और को थोपता है, तो आप सीट को खाली करें, उसको बिल्कुल हरवाएं और हरवाने की कोशिश करें। अगर वो सीट जीत जाता है तो नेक्स्ट टाइम फिर सिटिंग और गेटिंग की बात आती है। वो जीता हुआ कैंडिडेट टिकट उसको दो, आपको फिर नहीं मिलेगा। आपको हरवाने की जरूरत है ऐसे लोगों को, और तभी सीट खाली रहेगी और तब आपका उसमें आपका क्लेम बन पाएगा। मालेगांव, धुलिया मैंने देखा और खास तौर से मैं बराबर कहता रहा हूं लोगों से कि हमें एजुकेशन की तरफ तवज्जो की जरूरत है, बहुत जबरदस्त। उसमें एजुकेशन, सिंपल एजुकेशन तो आज सब कोई पढ़ लेता है। क्वालिटी एजुकेशन पे हमें गौर करना है। क्वालिटी एजुकेशन हमारे अपने बच्चों को देना है और उसी क्वालिटी एजुकेशन से हम अपने आप को मजबूत,
हर तरह से मजबूत कर सकते हैं। और ये जो सरकारें आएंगी जाएंगी, आपकी जो क्वालिटी है, आपका जो नॉलेज है, वो हमेशा आपको मजबूत रखेगा। हिंदुस्तान के अंदर आपके सामने एक ऐसा मिसाल है, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक मछुआरे का बेटा लैंप पोस्ट के नीचे पढ़कर करके हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट, फर्स्ट सिटीजन बन सकता है, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट बन सकता है, भारत रत्न हासिल कर सकता है। तो हमारे बच्चे भी एपीजे अब्दुल कलाम हो सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम एक बहुत बड़ा मिसाल इस बात का भी है, उस वक्त जब वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए, सरकार किसकी थी आपको मालूम है, लेकिन सलाहियत उसके आगे सबको झुकाया। और सलाहियत जो पढ़ाई, नॉलेज, एजुकेशन में है, उसको कोई नकार नहीं सकता है। और आप अगर, इसीलिए मैंने कहा सरकार आएगी, पार्टी आएगी, आइडियोलॉजी अपना आप पे थोपेगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेकुलर है। एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग आगे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है, चाहे कोई पार्टी की सरकार हो। आपके अंदर क्वालिटी पैदा करना है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ एम्पावरमेंट की बात करनी है। जहां तक रिजर्वेशन की बात है, मैंने कहा कि रिजर्वेशन में जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन, हम लोगों ने बहुत सारी बातें जो रिजर्वेशन के अंदर प्रॉब्लम आते हैं हमारे लोगों को, साहब एक धोबी, मुसलमान धोबी को आप देते हैं, या मुसलमान जो दलित है, या तांती है, बुनकर है, आप उसको ओबीसी में डाल देते हैं, यादवों के साथ, कुर्मी के साथ, बड़े अपर जो ओबीसी नॉन मुस्लिम्स के साथ ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी पावर है, उनके साथ कंपीट करने की बात करते हैं, तो बेचारा धोबी कास्ट। और वही नॉन मुस्लिम धोबी को आप जो है उसको शेड्यूल कास्ट में डालते हैं, तो जो प्रिविलेज मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है। ये बात हम लोगों ने यूपीए 1 के वक्त में रखा। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने 5 बार जंतर मंतर पे धरना दिया, बड़े बड़े धरने दिए, सरकार को झुकना पड़ा। सरकार ने बुलाया, हम लोगों से बात की, मैडम सोनिया गांधी ने बात किया, मनमोहन सिंह जी ने बात किया, पार्लियामेंट, ये उनके प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में बात हुई। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए जब तक कोई रिपोर्ट नहीं हो सकता, हम सामने बिना रिपोर्ट के आधार पर कुछ भी करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोई भी जाएगा, रिट फाइल करेगा, वो रद्द हो सकता है। रंगनाथ मिश्रा कमीशन का गठन हुआ। रंगनाथ मिश्रा कमीशन, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, हिंदुस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा के थे, रह चुके थे। इतने एक्सपीरियंस आदमी को चेयरमैन बनाया गया। उसमें ताहिर महमूद जो एक मेंबर थे, जो हमारे जब लॉ फैकल्टी में मैं लॉ कर रहा था दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, उस वक्त हमारे वो टीचर थे, डीन थे, सेंट स्टीफेंस कॉलेज के प्रिंसिपल थे। आशा दास एक लेडी मेंबर थी उसमें, जो रिटायर्ड आईएएस थी। उन्होंने एक सवाल किया कि साहब अंसारी साहब, आप मुझे ये बताइए कि आप कहते हैं कि साहब मुसलमान धोबी और हिंदू धोबी को एक तरह से ट्रीट किया जाए, तो क्या मुसलमानों के अंदर छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है? मैंने कहा साहब, यहाँ के मुसलमान किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है, यहाँ के मुसलमान उसी संविधान के अंडर में हैं जो संविधान पूरे देश में लागू है। क्या, मैंने कहा कि क्या आप बता सकती हैं कि एक हिंदू धोबी किसी मुसलमान के घर में जाए और उसको अगर बैठा लेते हैं, उसको आप बजाते सोफा पे बैठाते हैं, अपने ड्राइंग रूम में ले जाते हैं, अगर उसको वो अनटचेबल नहीं मानता है, तो क्या आप उसका रिजर्वेशन छीन लेंगे? नहीं छीन सकते हैं। मुसलमान ने उसको अनटचेबल ट्रीट नहीं किया, लेकिन आप तो छीन नहीं सकते हैं। लेकिन क्या ही मुसलमान धोबी किसी ब्राह्मण के घर में जाएगा, तो क्या ब्राह्मण अपने सोफा में बैठा सकता है उसको? नहीं बैठा सकता है। तो मैंने कहा आपने तो आंसर कर दिया हमारा। जब वो नहीं बैठा सकता है, तो परसेंटेज ऑफ अनटचेबिलिटी, जो परसेंटेज ऑफ अनटचेबिलिटी है, वो सभी, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, परसेंटेज ऑफ अनटचेबिलिटी बराबर का है। और ये बात रंगनाथ मिश्रा कमीशन ने मेंशन किया कि मोमिन कॉन्फ्रेंस ने ऐसी बातें कही हैं। और आज मोमिन कॉन्फ्रेंस के ही मैं 3 बार पेश हुआ उसमें। आज माशाल्लाह मैं दावे के साथ कहता हूं कि जो रिकमेंडेशन है, ये साफ कहा है कि जो देश के अंदर रिजर्वेशन है, वो धर्म को न्यूट्रल कर दिया जाए, धर्म से अलग कर दिया जाए। जो जिस जात का है, चाहे किसी धर्म का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, उसको उसी हिसाब से उसको सर्टिफिकेट मिलनी चाहिए, उसको उसी हिसाब से सहूलियतें मिलनी चाहिए।
आज लागू नहीं हुआ है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि जिस तरह मंडल कमीशन 25 साल रिकमेंडेशन का 25 साल बाद लागू हुआ, ये भी आपको 20 साल लगे, 10 साल लगे, ये ऐसा रिपोर्ट है कि कोई इसको काट नहीं सकता है। इंशाल्लाह आने वाले दिन में कोई अच्छी सरकार, जुडिशियल माइंड के जो लोग होंगे, वो देश को जो तरक्की देखना चाहते हैं कि देश के अंदर एक भी गरीब, एक भी वीकर सेक्शन, अगर शरीर का एक अंग भी कमजोर है तो शरीर को स्वस्थ नहीं मान सकते हैं, देश को डेवलप नहीं मान सकते हैं अगर एक भी आदमी पीछे रह जाता है, चाहे वो किसी जात का हो, किसी धर्म का हो। वो आपके देश का सिटीजन है तो उस देश के सिटीजन को भी उतना ही इक्वल राइट मिलना चाहिए कि जो देश अपने आप को मजबूत करे और देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान दे सके। हमें बड़ी खुशी है कि आज हमारे बीच लेडीज भी हैं। हमें बहुत सारी जो तब्दीलियां आ रही हैं, जो चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर हमें चाहिए जो वुमेन कॉन्फ्रेंस के लोग यहाँ हैं, मैंने पूरे हिंदुस्तान के अंदर भी वुमेन्स विंग और यूथ विंग बनाया है, और मैं कहता हूं सब लोगों को कि अपने डिस्ट्रिक्ट में भी आप ब्लॉक लेवल तक भी इसको बनाइए। आने वाले आप देख रहे हैं कि लोकल पंचायत इलेक्शंस, लोकल इलेक्शंस, कॉर्पोरेशंस के, उसमें वुमेन सीट होते हैं, रिजर्व कर दिए गए हैं। आपके लोग अगर सामने नहीं आएंगे, आपके लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे, आप उनको ट्रेन नहीं करेंगे, उनको अपनी सोसाइटी में, जमात में उनको जगह नहीं देंगे, तो फिर वही होगा कि 50% रिजर्वेशन जो वुमेन का होगा या 25%, उसमें आपका जीरो नुमाइंदगी हो जाएगी। आपको निकलना पड़ेगा, उनको मौका देना पड़ेगा, उनके सलाहियत के हिसाब से उनको मौका देना पड़ेगा, उसको दें। और वुमेन कॉन्फ्रेंस, मैं दावे के साथ कहता हूं, कभी भी कमजोर नहीं थी, लेकिन आप देखा जब वुमेन कॉन्फ्रेंस थोड़ी कमजोर हुई तो उससे सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान हुआ तो कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ। आज आप देख रहे हैं, आप मोमिनों को आपने भुला दिया तो कांग्रेस भी साफ हो गई। अगर कांग्रेस को मजबूत होना है, मैं देश के अंदर मैं दावे के साथ कहता हूं, तो आपको इस सेकुलर जमात को, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस को और वुमेन बरादरी को साथ लेके चलना होगा। आप जो कहते हैं कि एक आदमी को पकड़ते हैं, जो लोग आप पार्लियामेंट के अंदर राज्यसभा देते हैं, लोकसभा देते हैं, उनको मिनिस्टर बना देते हैं, क्या वो 60% वोट ला सकता है? क्या वो 60% अंसारियों और 85% बैकवर्ड मुसलमानों का वोट ला सकता है? सलाहियत उसमें नहीं है, लेकिन लोग गुमराह करते हैं। हमें ये नहीं कहता कि आप उनको नहीं, अगर आपने उनको एक बनाया है तो दो आप बैकवर्ड लोगों को बनाए, दो बैकवर्ड मुसलमानों को रिप्रेजेंटेशन दें, और तभी आपकी पार्टी और आपकी संस्था, आपका गवर्नमेंट मजबूत हो सकता है, देश तरक्की कर सकता है। देश के अंदर आप देखेंगे कि जिन लोगों ने, मैं बार बार कहता हूं, आज मुलायम सिंह यादव चीफ मिनिस्टर हैं, अखिलेश चीफ मिनिस्टर हैं, चाहे लालू यादव चीफ मिनिस्टर हैं, इसलिए हैं कि सभी यादव उनके साथ हैं। अगर हमारी बरादरी भी सब एक हो जाएं और वुमेन कॉन्फ्रेंस के साथ हो जाएं, तो कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट, कोई ऐसा स्टेट और हिंदुस्तान के ऐसा अंदर कोई ऐसा जगह नहीं होगा जहां के आपके नुमाइंदे नहीं होंगे। आपको एक होने की जरूरत है, ऑर्गेनाइज होने की जरूरत है, और जहां तक वुमेन कॉन्फ्रेंस जो लड़ाई आपकी बुनकरों की, दस्तकारों की लड़ाई जो वुमेन कॉन्फ्रेंस लड़ रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ये बात जाहिर है कि हम बार बार सरकार से मांग करते हैं कि जो सुविधाएं आप बुनकरों को देते हैं, जो लोन की माफी या बुनकरों को जो सुविधाएं हैं, जो किसानों को सुविधाएं हैं, वो किसान की सुविधाएं भी बुनकरों को मिलना चाहिए। किसान के बाद अगर किसी की आबादी है तो बुनकरों की है। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेक्स्ट आबादी, काम करने वालों में बुनकरों की आबादी सबसे बड़ी है। तो जो अगर आप अभी मैं कल भी कह रहा था कि आप जो लोग पढ़े लिखे हैं, शशि थरूर का एक बहुत बड़ा भाषण है लंदन के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, आप कभी सुने, मेरे पास क्लिपिंग है, कभी कोई कहेगा मैं दूंगा, इंग्लिश में है, समझने की जरूरत है। तो उसने कहा है कि लंदन का रिफॉर्मेशन, लंदन की पूरी रिनोवेशन वो हिंदुस्तान के बुनकरों के पैसे से हुआ है। बुनकरों को दबाया गया, यहां उनके हाथ काटे गए, उंगली काटे गए। जो कपड़े यहां से एक्सपोर्ट हुआ करते थे लंदन, उसको मैनचेस्टर में बना करके और यहाँ के लोगों को उंगलियां काट करके, बुनकरों को बेरोजगार करके और कपड़े वहां से इंपोर्ट किए गए।
हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान में कपड़े बेचे गए और उसी पैसे का हिंदुस्तान में जो बुनकरों को दबा कर करके और जो पैसे से पूरे लंदन का रिनोवेशन हुआ। तो आप भी, मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर सरकार ने अपनी पॉलिसी में बुनकरों को सुविधाएं दी, बुनकरों के साथ अगर बिल्कुल जस्टिस किया, तो हिंदुस्तान भी एक मैनचेस्टर होगा और हिंदुस्तान भी बुनकरों का कंट्रीब्यूशन से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। बुनकर अगर कमजोर हुए तो हमारा एक्सपोर्ट भी गिर गया, हमारा डॉलर की क्या नाम है एक्युमुलेशन हिंदुस्तान के अंदर भी कम हुआ। आप इस पर जोर देने की जरूरत है, लेकिन सरकार की नजरिया आप देख रहे हैं कि अभी केवल 2 आदमी की तरफ है। अडानी अंबानी के सामने कोई नजर नहीं आता उनको। अगर बुनकर के साथ साथ, मैं बुनकर की बात नहीं करता हूं, सारे वीकर सेक्शन, मोमिन कॉन्फ्रेंस को लोग कहते हैं कि साहब केवल अंसारियों की बात करती है। नहीं साहब, ये बिल्कुल गलत है। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने जब जो मांग किया है उससे सारे मुसलमान ओबीसी को फायदा हुआ है। चाहे वो रिजर्वेशन का मसला हो, चाहे स्कॉलरशिप का मसला हो, चाहे किसी जगह एडमिशन का मसला हो, चाहे बुनकरों का मसला हो, दस्तकार का मसला हो, जो काम कर रहे हैं उनको फायदा हुआ। लेकिन चैरिटी बिगिंस एट होम। हम अपनी तंजीम को मजबूत करेंगे, अपने लोगों को एक करेंगे, और मैं चाहता हूं कि धूलिया के अंदर एक अच्छी कमेटी बने। शकील साहब का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं, बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने एक मीटिंग को बुलाया, शॉर्ट नोटिस पे एक मीटिंग किया और इतने अच्छे से ऑर्गेनाइज हुए। जितने लोग बता रहे हैं कि खास लोग हैं जो इस चीज को संजीदगी के साथ समझते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, एक कमेटी आप लोग बनाएं। और डेमोक्रेसी के अंदर तौला नहीं जाता है, गिना जाता है। और आप एक इतनी बड़ी मीटिंग कीजिए धुलिया के अंदर, खुले मैदान में मीटिंग कीजिए। 10 साल तक चाहे वो लीडर किसी कास्ट का हो, किसी कम्युनिटी का हो, आपको भूल नहीं पाएगा। इसलिए आपको एक होकर के अपनी तादाद, अपनी मजबूती दिखाने की जरूरत है। और अगर आप दिखाएंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। चाहे कोई एमएलए हो, किसी पार्टी का एमएलए हो, एमपी हो, आपको इग्नोर नहीं कर सकता है। आपको एक होने की जरूरत है, हम सबको एक होने की जरूरत है हिंदुस्तान लेवल पे। और एक चेन है, मोमिन कॉन्फ्रेंस एक चेन है, ब्लॉक लेवल से लेकर करके डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक। जो काम हमारी बिरादरी की ब्लॉक लेवल पर नहीं होता, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस बेरठ हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के वो देखते हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नहीं होता, स्टेट लेवल पे हम सॉल्व करते हैं। स्टेट लेवल पे सॉल्व नहीं होता, नेशनल लेवल पे सॉल्व करते हैं हम अपने वहां के जितने जो लीडर्स हैं उसके अलावा। और मैं आपको दावे के साथ उम्मीद दिलाता हूं और मैं दावा करता हूं कि अगर आपके साथ बेइंसाफी हुई कहीं भी, तो लड़ाई अगर पार्लियामेंट के अंदर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हम लड़ेंगे और आपके बिल्कुल लड़ेंगे। केवल एक होने की जरूरत है। दुनिया के अंदर हमारी इतनी आबादी है, माशाल्लाह हमारे लोग इतने हैं। ये एक जमाने में अभी शकील साहब ने कहा कि ज़ियाउर रहमान साहब ने लौंडा करके बुलाया, आज भी इनको याद है। और अगर वो प्यार मोहब्बत के साथ अगर हम मिलकर के काम करें अपनी बिरादरी के लिए, और बिरादरी का मतलब ये नहीं होता है, बिरादरी का मतलब होता है कि अगर आप एक आदमी के लिए कर रहे हैं, सिटीजन के लिए, तो पूरे हिंदुस्तान के डेवलपमेंट में आपका योगदान है। इसलिए हमें उस चीज को देखना है, सब मिल करके करने की जरूरत है और हर फ्रंट पे आपको आगे रहने की जरूरत है। लेकिन आप हमेशा, मैंने ये कहा कि सेकुलरिज्म को साथ लेके चलिए। आप हमारा पूरा हिंदुस्तान का हिस्ट्री है मोमिन कॉन्फ्रेंस सेकुलरिज्म के लिए, चाहे वो मुसलमान के नाम पे कम्युनलिज्म हो, चाहे हिंदू के नाम पे कम्युनलिज्म हो, हमने उसका खुल करके विरोध किया। 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया, पाकिस्तान का विरोध किया, जिना का विरोध किया। यहां भी जो लोग इस तरह की बांटने की बात करेंगे, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, मोमिन कॉन्फ्रेंस का खुल करके विरोध करेंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिल करके इस ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कीजिए। शकील साहब ने हम लोगों को वादा किया है और उम्मीद दिलाई है कि जनवरी फरवरी में जब भी होगा एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे। और आप जब भी कहेंगे, जब भी कोई जरूरत पड़ेगी हमारी, आज के दौर में, टेक्नोलॉजी के दौर में, इंफॉर्मेशन तो 1 मिनट में पहुंचता है, व्हाट्सएप से, टेलीफोन से, मोबाइल से।
लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी, हमारी ज़रूरत पड़ी, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की, हम लोगों की ज़रूरत पड़ी, तो 3 घंटा लगता है यहाँ पे दिल्ली से पहुँचने में। हम आपके बीच होंगे और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम होगा मिल करके सॉल्व करेंगे। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और क्या आप लोग यहाँ आए और बहुत खामोशी के साथ आपने बात सुनी, और सुनने के बाद मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हर बार ये कहा जाता है कि भाई ये पार्लियामेंट में पास हुआ, वो पार्लियामेंट में पास हुआ। असल में जो एक्शन टेकन रिपोर्ट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद क्या असर हुआ, इसके बाद क्या मीटिंग हुई, इसके बाद क्या कमेटी बनी, और आगे आने वाला जो बड़ा फंक्शन होगा उससे ये साबित होगा कि हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फिरोज अंसारी साहब, आपने हमारी बहुत बेहतरीन रहनुमाई की। इंशाअल्लाह इस रहनुमाई की वजह से हमारे धुलिया और महाराष्ट्र में मोमिन कॉन्फ्रेंस मजबूत और मुस्तहकम होगी। मैं एक बात बताता चलो अंसारी साहब कि हमारे धुलिया में जो एंग्लो उर्दू हाई स्कूल चलती है, उसका एसएससी का रिजल्ट अभी 94% लगा इस साल। तो मैं हमारे एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के प्रिंसिपल जनाब मुश्ताक सर से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे करीब आए और हमारे फिरोज अंसारी साहब उनका शाल और बुके देकर इस्तकबाल करें। हमारे मौलाना आजाद उर्दू हाई स्कूल का भी 100% रिजल्ट लगा। हमारे खलील अंसारी साहब का इस्तकबाल भी जनाब फिरोज अंसारी साहब ने अपना देखिए। हमारे दरमियान एक मेहमान जो बहुत ताकीर से पहुंचे मालेगांव के जनाब फारूक फिरदौसी साहब, एक अच्छे सोशल वर्कर हैं। उनकी खिदमत में शाल और बुके देकर मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। अब मैं हमारे इस मजलिस के सदर जनाब परवेज अंसारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपना खुतबा सदारत पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंच पे बैठे हमारे कौमी सदर जनाब फिरोज अहमद अंसारी और मौजूद हमारे कौमी सदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट जनाब फिरोज अहमद अंसारी और शकील शाहीन साहब और दीगर हजरात जो मंच पे मौजूद हैं, और मेरे सामने दुनिया के आए हुए लोग, मैं 3 साल कबल जब हमारे सदर जनाब फिरोज साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी दी, मुझे महाराष्ट्र स्टेट का जनरल सेक्रेटरी बनाया, मैं उस दिन से अपने काम को बखूबी निभाया और बंबई में ही नहीं, भिवंडी मालेगांव पहुंचा। आज मैं धुलिया आया हूं, मुझे बेहद खुशी हो रही है। यहाँ के लोगों में जज्बा देखा मैंने, मोमिन अंसारियों के ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के लिए जो जज्बा देखा, और खास तौर से मैं खवातीन लोगों को याद देखकर और भी ज्यादा बाइसे मुसरत फख्र कर रहा हूँ कि ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की तीसरी कौमी इजलास बिहार गया में मुनक्किद होती, जिसकी खुसूसियत ये थी कि उस इजलास में
खवातीन विंग का इनेकाद हुआ था, खवातीन विंग बनाई गई थी। और मैं उस बच्ची जो अब यहाँ पे गजल पढ़ रही थी, मैं उसको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी तरीके से उसने इस गजल को पेश की, अल्लामा इकबाल की गजल को, कीप इट अप बेटा, कीप इट अप। अब मैं अगर ये सदारत की हैसियत से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे मुंबई से आए हुए उमर लकड़ावाला साहब ने बोला कि सिर्फ परवेज या मैं, हम लोग सिर्फ काम नहीं करते, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें जज्बा है, जो काम करते हैं, जो सामने नहीं आ पाते। तो ऐसे हजरात जिनमें जज्बा है, वो अपने आप को तन्हा ना समझे, अपनी क़यादत को समझे। ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस दामेदर कद सुखने में हर दम आपके साथ खड़ी है। जो साना बचाना हम लोग हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, इत्तेफाक राय से हम लोग हर मसाइल के हल निकालने की कोशिश करेंगे। एक लंबी फहरिस्त है। असल में हमारे कौमी सदर के इजलास के बाद कोई चिराग नहीं जला करता, फिर भी मैंने अपनी छोटी सी मुख्तसर सी बात रखी और मैं उम्मीद करता हूँ शकील शाहीन साहब से एक ऐसी कमेटी का गठन करें जो रोल मॉडल बने दुनिया से और सारे हिंदुस्तान में कि मोमिन जब ये ठान लेता है तो कोई काम मुश्किल नहीं होता है। आज़ादी की तहरीक से लेकर अब तक हम लोगों ने जो काम किया है, दूसरों को जो तालीमी अदारे काम किए हैं, मगर ये मन में ये सवाल होता है कि हम लोग आज इतने पीछे क्यों हैं। कल मैंने मालेगांव का दौरा किया, वहाँ पे तालीमी अदारों का दौरा किया, इतने तालिब इल्म देखा, इतनी अपनी कोशिशें देखी, मगर इस बात का अहिया करना चाहिए कि हम लोग आज भी इतने पिछड़े क्यों हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ आप तमाम लोगों का, और जनाब जो हमारे मोमिन लोगों से नहीं जुड़े हैं वो यहाँ आए हैं, और मैं सारे लेडीज लोगों का शुक्रिया अदा करके मैं अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। दोस्तों और साथियों, मैं शुक्रगुजार हूं जनाब शव्वाल अंसारी साहब जो कारपोरेटर है धुलिया म्यूनसिपल कारपोरेशन के, वो भी तशरीफ लाए यहाँ पर। स्टूडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के सदर जिनके मातहत स्विस उर्दू हाई स्कूल चलती है यहाँ पर, अफान हाजी तशरीफ लाए। उसके सेक्रेटरी जाहिद हुसैन तशरीफ लाए। प्रोफेसर खलील अहमद अंसारी जो विद्यावर्धनी कॉलेज के प्रोफेसर हैं वो तशरीफ लाए, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना आज़ाद उर्दू हाई स्कूल के रूह रवा जनाब खलील अंसारी साहब तशरीफ लाए। मौलाना सरफराज अशरफी साहब तशरीफ लाए। मौलाना सुल्तानिया मदरसा बहुत बड़ा अरबी मदरसा चलता है, उसके रूह रवा मौलाना फारूक चिश्ती साहब तशरीफ लाए। हमारे मोमिन बिरादरी के सरदार जनाब सुलेमान लल्लू सरदार साहब तशरीफ लाए। हमारे म्यूनसिपल कारपोरेटर जनाब डॉक्टर सरफराज साहब तशरीफ लाए। हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस के युवा नेता शोएब मलिक और इखलाक अहमद सेठ तशरीफ लाए। जनाब इसराइल सेठ के फरजिंद साहब तशरीफ लाए। और इसी तरह हमारे दरमियान स्विस हाई स्कूल के जो रूए रवा है जनाब इखलाक सेठ चमड़े वाले साहब तशरीफ लाए। जनाब रमेश श्रीखंडे, जनाब प्रोफेसर ए बी पाटिल साहब जो यहाँ पर बहुत बड़ा कॉलेज चलाते हैं विशाल खानदेश एजुकेशन सोसाइटी के नाम से। हमारे सुनील पत्रकार साहब यहाँ तशरीफ लाए। हमारे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बहुत फाल रुख जनाब पापा सर साहब यहाँ तशरीफ लाए। ऐसे तमाम लोग हमारे दरमियान मौजूद हैं और इनकी रहनुमाई हमको यहाँ हासिल होती रहती है। जनाब स्कूल बोर्ड के साबिक मेंबर जनाब वाहिद अंसारी साहब हमारे दरमियान हैं। म्यूनसिपल कारपोरेशन जनाब वसीम अंसारी साहब हमारे दरमियान हैं। हमारे युवा नेता जनाब साजिद अंसारी साहब यहाँ मौजूद हैं। हमारे कौमी सदर जनाब फिरोज अंसारी साहब को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इन तमाम लोगों की सरबराही में हम मोमिन कॉन्फ्रेंस को मजबूत और मुस्तहकम बनाने का काम करेंगे। अब मैं मौलाना शकील अहमद कासमी साहब से गुजारिश करूंगा
कि वो माइक पर तशरीफ लाए, तमाम मेहमानों को शुक्रिया अदा करके महफिल के इख्तिताम का ऐलान करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया से पहले आप हजरात को 1-2 मिनट आप हजरात से लेना चाहता हूँ। ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई वो भिवंडी के अंदर रईस हाई स्कूल के अंदर, और उसके अंदर कौमी सदर को तशरीफ लाए थे, और उसी के अंदर धूलिया और मालेगांव के एतबार से माजरत चाहता हूँ मैं, ऐसा माइक नहीं लेना चाहिए, ये जलसे की तौहीन है। मगर जो पेड़ के नीचे छांव मिलती है उस पेड़ को बोलना अच्छी बात नहीं है। शकील शाहीन साहब ने ये मजलिस की खूबसूरती को अमली जामा पहनाने का काम किया है, और हम जैसे छोटे से काम करने वालों को बुलाकर ऐसे मनसब पे बैठाकर आप लोगों के सामने बात करने का मौका दिया। ऐसे एक फिक्रमंद ऑल इंडिया मूवमेंट कॉन्फ्रेंस की जान शान बान शकील शाहीन साहब का हमारे कौमी सदर फिरोज अंसारी साहब इस्तेकबाल करेंगे। तालियों से इनका स्वागत करें। दस्त राष्ट्र मौलाना शकील अहमद कासमी साहब का भी इस्तेमाल फिरोज अंसारी साहब के हाथों होगा। इसी तरह हमारे धुलिया की एक और शान शकील अफजंग यादव, जिन्होंने खानदेश औलिया के नाम से एक किताब लिखी है जिसमें तमाम खानदेश के औलिया कराम का जिक्र है। और शकील अफजंग यादव जो हमारे नहीं ठहरो ना, उनका भी इस्तेमाल हो गया, फिर नजर करें। हाँ, ये किताब ना, हाँ देश की तरक्की तो सब आगे बढ़े। अन्ना बस ना थोड़ा 5 मिनट रहेगा बस। शकील अफजंग यादव जो हमारे मोमिन कॉन्फ्रेंस की जान है, वो उनका इस्तकबाल भी जनाब फिरोज अंसारी साहब के हाथ से, और उन्होंने जो औलियाए खानदेश नाम से जो किताब लिखी है वो फिरोज अंसारी साहब की नजर करेगी। जनाब फिरोज अंसारी साहब का कुछ लोग इस्तकबाल करना चाहते हैं। हमारे एक और मोमिन बिरादरी धुलिया के लिए एक बहुत बड़ी बात है। ये वक्त प्रॉपर्टी को जो सर्वे करा रही है, इसमें क्या नियत है आप जानते हैं? वो हम लोग जर्नलिज्म में पीजी किया है। ऐसे हमारे मशहूर मारूफ साहब धुलिया के जनाब अताउर रहमान साहब का इस्तकबाल फिरोज अंसारी साहब के हाथों होगा। को तो और आगे आना चाहिए। हमारे अफान हाजी साहब फिरोज अंसारी साहब का इस्तकबाल करेंगे। जनाब अफान अंसारी साहब यहाँ स्विस हाई स्कूल चलाते हैं, 1400 बच्चे उसमें तालीम हासिल करते हैं। इसी तरह उसके सेक्रेटरी जनाब जाहिद अंसारी साहब भी उनका इस्तकबाल करेंगे। हाँ, अब मैं और हमारे दरमियान एक बात मैं भूल गया था, हमारे दरमियान बम्बई की बहुत ही मशहूर मारूफ 2 शख्सियत जनाब सव्वार आमीन साहब जो कारपोरेटर और डिप्टी मेयर रहे हैं धुलिया का, वो भी जनाब फिरोज अंसारी का इस्तकबाल कर रहे हैं। हमारे दरमियान बम्बई की 2 मशहूर मारूफ शख्सियत जनाब एजाज भाई और अब्दुल मतीन साहब भी मौजूद हैं।
उनका इस्तकबाल मैं मौलाना शकील साहब से करूंगा कि वो हार देकर उनका इस्तकबाल करें। और हमारे एजाज भाई भी मौजूद हैं। हमारे अब्दुल मजीद भाई कोकन कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं। उनका इस्तकबाल हमारे मौलाना हार देकर उनका मौलाना उनका इस्तकबाल करो ना। शकील भाई ज्यादा पहले यार। एजाज भाई कहाँ है? कॉन्फ्रेंस को शकील लफ्ज तो बहुत भाग्य ऐसा लगता है। तीन शकील हो गए। अरे 4-5 शकील है, हमारे गांव में भी 4-5, यहाँ भी 4-5। अब मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए आज की मीटिंग खत्म हुई ऐसा ऐलान करता हूँ। चाय का इंतजाम है, सब चाय पीकर जाएं। फिरोज भाई का इस्तकबाल करेंगे।